आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 11 खरीदने के लिए सही कौशल। मैंने एक हंसी छोड़ दी क्योंकि मैंने इस तरह के एक विशाल जानवर को नीचे ले जाने की भावना का आनंद लिया। जैसे जैसे आपकी दक्षता बढ़ती गई, मैं ये सीखने से और भी खुश था कि आपके कौशल का बेहतर उपयोग कैसे किया जाए। पीड़ा की लपट ने मेरे सामने आग की लिपटों की एक पंक्ति को गोली मार दी जब मैंने पहली बार इसे डाला, लेकिन जैसे जैसे मैं धीरे धीरे इसका उपयोग करता रहा, इसे हेरफेर करने के नए तरीके सामने आए। आग की लिपटों की रेखा को उस दिशा में ले जाने में सक्षम होने से लेकर मैं मोटी लिपटों को रस्सी की तरह घुमाना चाहता था, अब उनके सिरों को जोड़ना और उसमें एक स्पिन जोड़ना जिससे वे और भी घातक हो गए। इसने मुझे समय बीतने के साथ उच्च रैंकिंग कौशल सीखने और सुधारने के लिए तत्पर बनाया। मैंने गिरने वाली चीजों को इकट्ठा करने से पहले बिना सिर वाले विशालकाय को देखते हुए सोचना जारी रखा। कोर के अलावा एक रैंक डी कौशल पुस्तक भी थी। आइस शाय से एक विशिष्ट स्थान पर बर्फ के नुकीले टुकड़े गिराता। इस स्किल बुक की काफी मांग थी और इसे अच्छे दामों में बेचा जा सकता था। यह मेरे वर्तमान कौशल के अनुकूल नहीं थी और मैं इसे नहीं सीखूंगा क्योंकि मेरा वर्तमान लक्ष्य आक्रामक रैंक सी कौशल प्राप्त करना है। इसके साथ ही मैं आर्केनिस्ट स्फीयर ऑफ प्रोटेक्शन, आर्कटिक आर्मर और डेंजर सेंस जैसे अन्य कौशल खरीदना चाहता था जिन्हें सक्रिय किया जा सके, और मेरे मामले में ये निष्क्रिय कौशल हैं जो मेरे आदेश के बाद ही समाप्त होते हैं। यह मेरी योजनाओं का अगला चरण था, ऐसी क्षमताएं जिन्हें मैं बिना ज्यादा सोचे समझे चालू रख सकता था। अगर मैं कई सहायक और रक्षात्मक क्षमताओं को इकट्ठा कर सकूं जो अलग अलग प्रभाव प्रदान करती हों और उन्हें एक के ऊपर एक इस्तेमाल कर सकूं। बस इस विचार से ही मेरा खून तेजी से दौड़ने लगा। अगली क्षमता एक जबरदस्त रैंक सी क्षमता होगी जो कुछ दिनों में सोलेल के महल में प्रवेश करते समय काम आएगी, और बाकी क्षमताएं जो मैंने सोच रखी थी उसके बाद आ जाएंगी। फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट में वर्तमान में इसकी शक्ति के साथ बहुत अधिक दक्षता थी जो संभवतः रैंक सी कौशल के करीब थी, लेकिन एक वास्तविक रैंक सी आक्रामक कौशल उनके बड़े पैमाने पर नुकसान के साथ हंसने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं गिरे हुए विशालकाय के बगल में बैठ गया और जीवन शक्ति और शक्ति कोर को अवशोषित करना शुरू कर दिया। मैंने 29 मंजिलों में छोटे भूतों से टन एकत्र किए थे और अपनी जीवन शक्ति और शक्ति विशेषताओं को 100 से अधिक लाने की योजना बनाई थी। जैसे ही मैंने समाप्त किया, मैं हरे क्रिस्टल की ओर पहुंच गया जो भूत राजा की हार के बाद उठा था और उसे बाहर ले जाया गया था। मेरा छलावरण पहले से ही सक्रिय था और समूहों में क्लस्टर किए गए या मोनोलिथ के शिविर के आसपास वस्तुओं और कौशल को बेचने वाले कई शिकारियों में से एक ने भी मुझे नहीं देखा। सुरक्षित कालकोठरी के आसपास के क्षेत्र आमतौर पर अपने स्वयं के छोटे बाजारों में बदल जाते हैं। शिकारी व्यापार कौशल कोर या आइटम जैसे जागृत केंद्रों जैसे आधिकारिक चैनलों के माध्यम से जाने के बिना कालकोठरी के आसपास इन चीजों की बिक्री से बहुत कम लाभ हुआ, इसलिए जब तक कि कोई शिकारी किसी विशिष्ट कौशल या वस्तु के लिए उच्च कीमत चुकाने को तैयार नहीं था, तब तक ज्यादातर लोग अपनी लूट को जागृत केंद्रों को बेचते हैं। इन केंद्रों को नियंत्रित करने वाली सरकार ने अपने सैनिकों को मजबूत करने के लिए सामग्री के लिए शीर्ष कीमतों का भुगतान करते हुए वे सब कुछ खा सकते थे। हालांकि इसके बारे में मजेदार बात यह थी कि इनमें से कितने सैनिक उच्च अंत शहरों में तैनात होंगे जहां अमीर एक साथ जमा थे। ये दुनिया ऐसी ही थी। मैंने पर्यावरण की हलचल को नजरअंदाज कर दिया और मोनोलिथ के चौकोर दरवाजों में से एक के पास पहुंच गया, जिसे एक और रन के लिए गोब्लिन किंग के निवास में वापस ले जाया गया। मैं आने वाले दिनों के लिए एक पागल की तरह कालकोठरी में गोता लगाने की योजना बना रहा था और सोलेल के महल में गोता लगाने और उस अहंकारी चुभन से निपटने के लिए किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार होने से पहले जितना हो सके उतना जमा करने की योजना बना रहा था। सर, हमने उसे कुछ घंटे पहले खो दिया था जब वह शहर में एक कार से उतर गया था। बटलर, क्या जब पूरे शहर में हमारी निगाहें हैं तो आप किसी को कैसे खो देते हैं? कोहेन ने फोन पर टैक्सीडो पहने हुए हटे कट्टे आदमी से पूछा। ये हमारी गलती थी सर, हम उसे जल्द से जल्द ढूंढना सुनिश्चित करेंगे। अगर मैं कर सकता हूं तो मैं इस विषय के बारे में अपने विचार साझा करना चाहूंगा। बटलर ने अपने मालिक से बात करते हुए अपना सिर नीचे लटका लिया। ये वह आदमी था जिसने अपनी जान बचाई थी जब राक्षस इसे सूंघने वाले थे, और वह तब से उसका ऋणी था। वो एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर आसीन अधिकारी थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उन्होंने सब कुछ छोड़कर स्वेच्छा से अपने मालिक का अनुसरण किया, उनके वित्तीय मामलों को संभाला और मालिक की तमाम पसंदों को अनदेखा किया। आखिरकार कोई भी परिपूर्ण नहीं होता। यह क्या है? उसके बारे में कई ऐसी बातें हैं जिन पर हमें संदेह है, और हम अभी तक ये ठीक से नहीं समझ पाए हैं कि उसकी शक्ति कितनी अधिक है।
आज मेरी चिंता और बढ़ गई क्योंकि वह हमारे कई लोगों की निगरानी में भाग निकला। क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि हम उससे अलग तरीके से निपटें? उसने हर शब्द को ध्यान से बोला, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसके शब्दों से किसी को गुस्सा ना आए। कोहेन के बोलने से पहले फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। क्या आपको मुझ पर शक है? बटलर ने तुरंत भौहें चढ़ा ली और अपना सिर और भी नीचे झुका लिया, फिर जवाब दिया, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं तो बस इस आदमी के प्रति अत्यधिक सावधानी बरतते हुए बोल रहा हूं, जिसने कुछ ही दिनों में अचानक लगभग बी रैंक की शक्ति प्राप्त कर ली है। इसके बाद एक विराम आया, इससे पहले कि एक क्षण बाद कॉल समाप्त होने के साथ एक जवाब आया। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। बटलर ने पसीना पोंछा और हवेली से बाहर देखा। वह सफल नहीं हुआ, उसका मालिक अभी भी क्रोधित हो गया था। गोब्लिन किंग का निवास का मेरा दूसरा रन फलदायी था क्योंकि बॉस ने कवच किंग्स वेलोर की मांग को छोड़ने के लिए काफी दयालु था। 6 मीटर भूत के पूरे शरीर पर भयानक जलन थी क्योंकि मैंने अपने से बहुत बड़ी किसी चीज का सामना करने का अधिक अभ्यास करने के लिए अपना समय लिया। ये सब बहुत बड़े बॉस के खिलाफ जाने की तैयारी में था, जिन्होंने पूरी तरह से रैंक्सी और उससे ऊपर के टाइटन्स का खिताब अर्जित किया था। मैंने जो चीजें सीखीं, उनमें से एक ये थी कि यदि आपके पास पर्याप्त मजबूत रक्षात्मक कौशल नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसकी चालों के बारे में कितने जानकार हैं, क्योंकि एक भी मुक्का आपके शरीर को पूरी दीवार पर दाग देने में सक्षम होगा। मैंने किंग्स वेलोर कवच पहना और महसूस किया कि मेरे शरीर पर कपड़ों की एक नई परत लिपट गई है। कवच में हल्के नीले रंग की धातु जैसी चमक थी, छाती पर हल्का सा उभार था और मेरे हाथ पैर और सिर को छोड़कर मेरे शरीर का अधिकांश भाग ढका हुआ था। इस कवच की सबसे अच्छी बात यह थी कि इसे पहनकर हिलना डुलना बिल्कुल भी असहज नहीं लग रहा था, मानो धातु की बनावट लचीली हो। मैं बिना किसी परेशानी के सामान्य से भी बेहतर तरीके से अपने शरीर को हिला डुला और खींच सकता था। कालकोठरी के तीसरे दौर ने मुझे इतने कोर दिए कि मेरा बैग लगभग भर गया था। साथ ही मुझे रैंक कौशल ट्रिपल शॉट भी मिला, जो आमतौर पर धनुष का उपयोग करने वाले रेंज्ड बर्सेर्कर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। मैंने आधे से ज्यादा दिन इस कालकोठरी में गोता लगाने में बिता दिया था और बाहर रात हो चुकी थी। अपने भरे हुए थैले को पीठ पर कसकर बांधते हुए मैं गोब्लिन राजा के निवास शिविर से निकला और हमेशा की तरह अपने छलावरण को सक्रिय रखते हुए शहर की ओर चल पड़ा। एक बार जब मैं शहर के बीच में था तो मैंने कौशल को बंद कर दिया और एक सवारी के लिए बुलाया, जिसने मुझे 20 मिनट बाद केंद्रीय जागृत केंद्र से उतार दिया। इस समय के आसपास भीड़ का समय था और कई लोग शहर के बारे में दौड़ रहे थे। कई लोग शराब के साथ अपनी परेशानियों और डर को डुबो रहे हैं और कई लोग शहर की गहराई में अप्रिय स्थानों की ओर जा रहे हैं। मैं जागृत केंद्र के अंदर गया और मुझे एक निजी कमरे में ले जाना पड़ा क्योंकि मैं उन चीजों की मात्रा को बेचने की कोशिश कर रहा था जिन्हें मैं बेचने की कोशिश कर रहा था। एक मोटे दिखने वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने उस खूबसूरत महिला की जगह ले ली जो मुझसे बात कर रही थी और जल्दी से लेन देन को संभाला। मेरे सभी शेष कोर और कौशल को गोब्लिन किंग के निवास से ले लिया और मेरे खाते में $1.60 मिलियन जमा करने की पेशकश की। मैंने इन नंबरों को ऐसे देखा जैसे कि वे काल्पनिक थे और वे अब से कुछ मिनटों के बाद भी हो सकते हैं जब मैं रैंक्सी कौशल खरीदता हूं। मैं उस आदमी की नज़र में एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट बन गया क्योंकि उसने मुझसे पूछा कि क्या लेन देन पूरा करने से पहले मुझे कुछ और चाहिए, और मैंने उसे उन कौशलों के नाम बताए जो मैं चाहता था। कुछ मिनट बाद 3 रैंक्सी कौशल पुस्तकें हमारे बगल की मेज पर स्थित थीं और मेरे बैंक खाते में केवल $100,000 जमा किए गए थे। एपिसोड 12 बिल्कुल शुरुआत है। मैंने जो नए रैंक्सी कौशल खरीदे थे वे थे विस्फोटक रून। अपने दुश्मन के साथ शारीरिक संपर्क होने पर उन्हें एक अराजक रून से चिन्हित करें जो आपके आदेश पर विस्फोट करेगा। तेजी का आभा मंडल, एक आभा मंडल जो गति, आक्रमण गति और कास्ट गति को बढ़ाता है, आपको घेर लेता है और जीवन सार भारी कीमत पर बढ़ी हुई जीवन शक्ति जोड़ 3 और पुनर्जनन प्राप्त करें। ये कौशल मेरी योजना के अनुरूप थे। कई कौशल जो मेरे लिए हर समय सक्रिय रह सकते हैं, साथ ही मेरा पहला आक्रामक रैंक कौशल भी। एक्सप्लोसिव रून एक बॉस किलर था जिसे मैजेस अपने शस्त्रागार में रखना चाहते थे क्योंकि इससे काफी नुकसान होता था। एकमात्र समस्या ये थी कि यह रैंक्सी की पूरी ऊर्जा को खत्म कर देता था और इसे सक्रिय करने के लिए उन्हें बॉस के संपर्क में आना पड़ता था। मैज हंटर्स को बॉस से लड़ाई से पहले ये सुनिश्चित करना था कि उनके पास पूरी ऊर्जा हो और बॉस का ध्यान भटकाने के लिए कोई सक्षम नाइट मौजूद हो, अन्यथा बॉस के पास पहुंचते ही वे कुचल दिए जाएंगे। एक बार बॉस पर रून रख दिया जाता था तो आधी लड़ाई खत्म हो जाती थी क्योंकि यह इतना अधिक नुकसान पहुंचाता था कि रून को किसी महत्वपूर्ण स्थान
पर रखने पर यह रैंकली बॉस को भी सीधे मार सकता था या रैंकसी बॉस को घायल कर सकता था। समस्या ये थी कि कोई भी जादूगर रैंकसी बॉस के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, जब तक कि वह स्वयं मृत्यु को न्योता दे रहा हो। मेरी परस्पर जुड़ी रक्षात्मक क्षमताओं और लगातार बढ़ती सक्रिय क्षमताओं के साथ मुझे विस्फोटक रून का पूरी क्षमता से उपयोग करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बिक्री पूरी होने के बाद प्रसन्न व्यक्ति का चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने कहा, ये रहा मेरा कार्ड। जब भी आप यहाँ आ रहे हो मुझे कॉल या मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपका पूरे मन से स्वागत करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने मुस्कुराते चेहरे वाले उस व्यक्ति को सिर हिलाकर अभिवादन किया और जागृत केंद्र से निकल गया। बाहर निकलते ही मैं भागती हुई भीड़ में घुलमिल गया और एक बार फिर कैमोफ्लेज सक्रिय कर दिया। अवेकेन सेंटर से नज़दीकी हंटर लॉजिंग ज्यादा दूर नहीं था और मैं वहां 10 मिनट से भी कम समय में पहुंच गया। मुझे तुरंत उनके एक आलीशान कमरे की चाबियां मिल गईं और मैंने खुद को एक ऐसे कमरे में पाया जो पहले वाले कमरे जैसा ही था। मैंने अपना बैग बिस्तर पर रख दिया और उत्सुकता से अपनी नई क्षमताओं को देखने लगा। एक्सप्लोसिव रून का परीक्षण बाद में करना होगा, लेकिन जैसे ही मैंने ऑ ऑफ हेस्ट और लाइफ एसेंस को सक्रिय किया, मेरे शरीर पर लाल और हरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगे। ये रंग आते और पल भर में गायब हो जाते। ये काफी पारदर्शी थे और केवल तभी दिखाई देते थे जब आप ध्यान से देखते। मुझे अपने शरीर में स्पष्ट रूप से हल्कापन महसूस हुआ और मेरे जीवन शक्ति गुण में जोड़ 3 की वृद्धि दिखाई दी। हाँ, जब तक मुझे इस तरह के कौशल मिल जाते हैं और मैं उन्हें अपने शरीर पर निखारता रहता हूं, तब तक मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। मैंने अपने आप को अपनी श्रद्धा से बाहर निकाल दिया और रूम सर्विस का आदेश दिया। इस बार एक बहुत बड़े झींगा मछली की 2 प्लेटें प्राप्त कर रही हैं। मैं अपने दिन से अधिक चला गया और सोचा कि क्रस्टेशियंस की कोमल बनावट का आनंद लेते हुए मैं कल क्या करूंगा। यह एक आदत थी जिसे मैं नियमित रूप से विकसित करने की योजना बना रहा था, ये सोचने के लिए कि मैंने आज क्या किया और भविष्य में कैसे सुधार किया जाए। मैं जल्द ही सो गया क्योंकि मैं बहुत थक गया था। एंडरसन एक पे पकड़े हुए था क्योंकि उसने अपनी हवेली के ऊपर शहर को देखा था। उसके दिमाग में जो बात थी वह नया जागृत शिकारी था जिस पर वह नजर नहीं रख सकता था। वह उन सभी शिकारियों को जानता था जो शहर में सी रैंक या उसके पास थे, और जब भी नए दिखाई देते थे तो वह अपना परिचय देना सुनिश्चित करता था। उन्हें तुरंत काबू में कर लिया जाता था और जब भी सोलेल के महल में गोताखोरी के दौरान उनकी टीम का कोई सदस्य खो जाता था तो उन्हें बुलाया जाता था। उनमें से कोई भी उनकी बातों का खंडन नहीं कर सकता था। तो फिर यह नया वाला उन्हें इतना गुस्सा क्यों दिला रहा था? एंडरसन ने उस दयनीय अपार्टमेंट के बारे में सोचा और महसूस किया कि यह उसकी आंखें थीं। ऐसी आंखें जो अटल लगती थीं, जो कहती थीं कि उन्हें डर नहीं है। हाँ, वो डरे बिना कैसे रह सकता है? उसने जो भी जन्मजात कौशल जागृत किया है, क्या उसे सच में लगता है कि वो मुझे ऐसे भाव से देख सकता है? मेरे पास सर्वोच्च कौशल विशालकाय शक्ति है जिसकी बदौलत मैं एक सी रैंक के टाइटन का डटकर मुकाबला कर सकता हूँ। हर हफ्ते जिस बॉस को मैं मारता हूँ उसके सामने तुम क्या हो? इस शहर में जिस एक व्यक्ति की बात वह आमतौर पर सुनता था, उसने भी उसे कई अनिश्चितताओं के कारण सावधान रहने की सलाह दी थी, लेकिन इससे शिकारी के प्रति उसकी घृणा और बढ़ गई। कोई बात नहीं, मैं पता लगाऊंगा कि आखिर किस बात ने तुम जैसे व्यक्ति को मुझ पर इस तरह घूरने का आत्मविश्वास दिया। कोहेन एंडरसन, पेशा शिकारी। जीवंतता है 188, फोकस 163, शक्ति 195, कौशल ओ एफ लाइटनिंग स्ट्राइक 41, एफ शील्ड 33, ई स्ट्रेंथनिंग 41, डी माइनर रीजनरेशन 43, डी क्विक स्पीड -42, डी हॉर्डन 38, डी ब्लेड एज 45, डी डेंजर सेंस 31, सी ओरा ब्लेड 49, सी रीजनरेशन 23, सी हील 33, सी लाइफ एसेंस 25, सी ब्लास्ट 19, सी ब्लेड ऑफ लाइटनिंग 55, बी जाइंट स्ट्रेंथ इनहेरेंट रेथफुल उपकरण, सी आग्नेय तलवार, सी आग्नेय कवच भंडारण की, सी अंगूठी, सी उग्र जूते। अगले दिन सुबह सुबह मैं पहले से ही उठ चुका था और भूत राजा के निवास की ओर बढ़ रहा था। कल वह दिन होगा जब मैं शहर के कुछ सर्वोच्च रैंकरों के साथ सोलेल के महल में जाऊंगा, इसलिए मुझे आज अपने समय का यथासंभव कुशलता से उपयोग करना था। पहला काम 1.5 घंटे से भी कम समय में कालकोठरी में भागना था क्योंकि मैं कम से कम 5 बार गोता लगाने का लक्ष्य बना रहा था। इसे ध्यान में रखते हुए मैंने एक विशेष शिकारी बैग खरीदा जो खिंचाव के लिए सामग्री से बुना गया था। बैग में पट्टियां थीं जो आपके शरीर को कसकर गले लगाती थीं ताकि एक मजबूत शिकारी बिना किसी समस्या के आगे बढ़ सके। यह एक गरीब शिकारी की वस्तु थी क्योंकि वास्तव में अमीर लोगों ने ऐसे उपकरण खरीदे थे जो उन्हें एक बड़ी जगह में जो कुछ भी चाहते थे उसे स्टोर करने की अनुमति
देते थे। मैंने इस आइटम को अभी के लिए बंद कर दिया क्योंकि इसमें मेरे अधिकांश फंड लग गए होंगे और मेरा लक्ष्य वर्तमान में अधिक कौशल प्राप्त करना था। मैंने कल की तरह ही प्रक्रिया दोहराई और सुबह 7 बजे मोनोलिथ पर पहुंचा। ये काफी बादल वाली सुबह थी और अभी भी जल्दी थी, इसलिए आसपास काफी कम शिकारी थे। कुछ ने पहले से ही अपनी कौशल पुस्तकों और कोर के साथ दुकान स्थापित कर ली थी, अन्य एक दूसरे को जानते हुए मिलते थे और पार्टियां बना रहे थे। अभी भी छलावरण को सक्रिय करते हुए मैंने कालकोठरी में प्रवेश किया और एक बार फिर पेड़ों से भरे समाशोधन पर दिखाई दिया। इस बार हालांकि मेरे पास मूल रूप से मौजूद कौशल के अलावा मैंने जल्दबाजी की आभा और जीवन सार को जोड़ा था। मैं भूतों के पहले समूह की ओर भागा जिसे मैं देख सकता था और जब मैं अभी भी छिपा हुआ था तो उनके पास दौड़ा। जैसे ही मैं उनके पास आया उन्हें सतर्क कर दिया गया, लेकिन इसने मुझे अपना हाथ बाहर निकालने और उनमें से प्रत्येक पर रखने से नहीं रोका, जबकि वे अभी भी अव्यवस्थित थे। जल्दबाजी की आभात से मेरी बढ़ी हुई गति के साथ मैं बिना किसी समस्या के इतना कुछ कर सकता था। फिर मैंने कुछ फीट दूर खींच लिया और देखा कि काले टैटू के घेरे उनके शरीर के 1/3 हिस्से को कवर करने के लिए फैले हुए हैं। मैंने उन्हें देखा क्योंकि वे मेरा रास्ता बदल रहे थे। उनके शरीर पर उगने वाले रनों के बारे में कोई भी बुद्धिमान नहीं था। मैंने कमांड दी और रैंक सी कौशल विस्फोटक रूल का पूरी तरह से उपयोग किया गया। बैंग! भूतों के शरीर का वह हिस्सा जो रनों से ढका हुआ था, एक बड़ी ताकत के साथ फट गया, जिससे मांस और हड्डियों के टुकड़े हर जगह फैल गए क्योंकि 5 भूत जल्द ही अपने खून के पूल में पड़े थे। रैंक सी कौशल शक्तिशाली के लिए क्षति उतनी ही थी जितनी उम्मीद की गई थी। मैंने तेजी से इस तरह फर्श साफ किया। सभी रक्षात्मक और समर्थन कौशल को सक्रिय रखने के साथ मैंने छलावरण के साथ फर्श को दबा दिया और मुझे उन राक्षसों के संपर्क में आने के लिए पर्याप्त समय दिया जो 1 सेकंड के बाद विस्फोट हुए। कुछ मंजिलों का मैंने अभी भी उपयोग किया, लपटे और पीड़ा, और इसके साथ प्रयोग करता रहा क्योंकि इसकी दक्षता बढ़ती रही। 1 घंटे से अधिक समय जल्दी बीत गया और मैं सभी 29 मंजिलों से गुजर रहा था और एक बार फिर बॉस की ओर बढ़ रहा था। 6 मीटर लंबा भूत राजा हमेशा की तरह निर्दयी लग रहा था और जैसे ही मैं नीचे आया उसने मुझे देखा, भले ही मैं छिपा हुआ था। मैं धीरे धीरे उसकी ओर चला गया जब तक कि मैं 1 मीटर दूर खड़ा नहीं हो गया जहां उसने मुझे नीचे देखा। यह इस बॉस के अजीबोगरीब लक्षणों में से एक था जिसमें मेरी दिलचस्पी थी। जब लड़ाई शुरू हुई तो ये हमेशा इतनी शांत थी जैसे कि यह मुझे माप रही हो। हालांकि लड़ाई के दौरान ये पूरी तरह से निडर हो जाएगा। हालांकि यह अभी भी एक राक्षस था और 1 सेकंड बाद मुझ पर एक मुट्ठी फेंक दी। मैंने इस मुट्ठी से मेल खाने के लिए अपना छोटा हाथ उठाया क्योंकि मेरी हथेली इसे प्राप्त करने के लिए खोली गई थी। आह! सबसे तेज थप्पड़ की तरह एक आवाज गूंज उठी क्योंकि आर्कनिस्ट के सुरक्षा क्षेत्र ने सभी क्षति को अवशोषित कर लिया और मेरे नीचे की जमीन टूट गई। भूत राजा की बांह पर तेजी से एक रूनिक टैटू फैल रहा था और बॉस को जल्दी से कुछ गलत महसूस हुआ क्योंकि उसने उसकी त्वचा को पकड़ लिया और उसे फाड़ने की कोशिश की। यही नहीं, एक गगनभेदी विस्फोट हुआ क्योंकि इसका पूरा हाथ अलग हो गया और इसने एक गड़गड़ाहट की आवाज निकाली। क्रोधित राजा ने तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपने शेष हाथ से एक और मुट्ठी फेंक दी, केवल एक ही बात को दोहराने के लिए। मैं उसी स्थान पर खड़ा था, मेरे चारों ओर की जमीन दरारों से भरी हुई थी जैसे कि भूकंप आया हो। मैं जमीन में कुछ इंच डूब गया था क्योंकि मैंने शांति से भूत राजा को देखा था जो अपनी दोनों बाहों को गायब कर रहा था। इसने गुस्से में चिल्लाया जैसे कि वह हार नहीं मानेगा और अपने दाहिने पैर को नीचे की ओर लात मारी। आह! यही नहीं, वही दृश्य दोहराया गया और अब उसका दाहिना पैर चला गया था। बड़ा जानवर अपने वजन का समर्थन नहीं कर सका क्योंकि वह एक जोर से धक्का के साथ पीछे की ओर गिर गया। जोर से सांस लेने की आवाज सुनी जा सकती थी क्योंकि इसका पूरा चेहरा दर्द से मुड़ा हुआ था। मैं उस छोटे से छेद से बाहर निकल गया जिसमें मुझे बार बार लात मारी गई थी और जानवर के शरीर के ऊपर कूद गया, उसके चौकोर पेट की मांसपेशियों पर उतरा और उसके चेहरे की ओर आगे की ओर यात्रा कर रहा था। मैंने इसे नीचे देखा क्योंकि यह हिल नहीं सकता था या कुछ और नहीं कर सकता था। भारी सांस लेने और एक दर्दनाक नजर के अलावा मैं भूत राजा के चेहरे पर एक और अभिव्यक्ति देख सकता था जब उसके आधे से अधिक शरीर उड़ गया था। जब मैंने इसकी विशाल आंखों को देखा तो ये बेहद अलग था। मैंने इस अभिव्यक्ति को पहले भी देखा था, मैंने इसे पहले भी महसूस किया था। ये डर था। मैंने अपना हाथ बाहर निकाला और अपनी हथेली को उसके माथे को छूने दिया, इसे वहीं छोड़ दिया क्योंकि मैंने विस्फोटक रूल को दहन करने का आदेश दिया था। यही नहीं, खुले मैदान में एक और जोरदार धमाका हुआ, फिर सन्नाटा छा गया।
आर्केनिस्ट का सुरक्षा कवच और आर्कटिक कवच ने मेरे शरीर पर एक भी पत्थर या मांस का टुकड़ा गिरने नहीं दिया, मानो धमाके का प्रभाव न के बराबर हो।